मेरे ओडीएल के भाषा विज्ञान पत्र में तृतीय दिवस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय क्या है ना, ध्वनि परिवर्तन कैसे हुआ था और ध्वनि का नियम क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है? जी मैडम, आ रही है। ओके, थैंक यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किए थे ध्वनि क्या है, ध्वनि विज्ञान क्या है और ध्वनि में विचार किस प्रकार के हैं। उसी प्रश्न के आधार पर हम लोगों ने उसमें फोन, फोनीम, संस्वन, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा किए थे। मैं आप लोगों को एक टास्क दी थी, आपने किए हैं क्या? जी मैडम। अच्छा, क्या किए हैं? थोड़ा 2 मिनट के लिए हम चर्चा कर सकते हैं, बताना चाहते हो तो बताओ। मैडम, एक वाक्य था कमले कमला सेते, हाँ उसमें स्वनिम पूछा गया था। जी, बिल्कुल। उसमें स्वनिम 5 है अच्छा, और संस्वन 8 है। तो स्वनिम 5 कैसे हुआ? मतलब कमले कमला सेते, सेते। ठीक है। पहले जी मैडम। व्यंजन स्वनिम को जब हम लेते हैं उसमें क्या क्या आ रहे हैं? क, म, ल, त, ये 5 व्यंजन स्वनिम हुए, ठीक ना। जी मैडम। और स्वर कहाँ चला गया? स्वर भी तो हमारे लिए स्वनिम है ना। कमले, कमले में क में है, म में है, उसमें अकार अकार 2 है। ऐसे करके अकार का भी हमें कैलकुलेट करना है। उसको किए हो? जी मैडम। हाँ, बताओ। मैडम, स्वनिम इसमें 5 है और संस्वन 16 है। 5 के ये स्वरों को भी मिला के बताओ। तो भी मिला, अ भी है, फिर ए भी है, कमला में आ भी है, ये 3 भी आ रहे हैं ना। ओ, आ, ए, ये तीनों भी मिल जाएंगे हमारे स्वनिम में। तो व्यंजन और स्वर स्वनिम दोनों मिलकर 8 स्वनिम बनेंगे। और संस्वन कितना रहेगा? न 16 जितनी रहेगा बार, मैडम। हाँ, जितनी बार उसका प्रयोग हुआ है वो सारे प्रयोगों को हम लोग मिला के ले सकते हैं, ठीक ना। जी चलो, मैडम। अच्छी अच्छी बात है। अभी हमें विचार करने का हमारा विषय क्या है ना, ध्वनि में परिवर्तन कैसे होता है। ये जो ध्वनि है ये परिवर्तनशील है। ये ध्वनि परिवर्तन कैसे होता है उसको जानने के लिए थोड़ा सा भाषा के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं कि भाषा क्या है। कल भी मैं आप लोगों को प्रास्ताविक में भी बताई थी, भाषा जो है, जिन सारे विषयों को हम लोगों ने ले रहे हैं उन विषयों में विषय वस्तु को सुनने के लिए, जानने के लिए हम बहुत सारे वाक्यों का समाहार करते हैं, तो उस विषय को पूर्ण रूप से हम उपस्थापित कर पाते हैं, ठीक ना। वो जो वाक्यों का समाहार आ रहा है, वो वाक्य समाहार में वो क्या हो रहा है ना, हमें अर्थापत्ति हो रही है या अर्थ उपस्थापित हो रहा है। क्लियर? तो ये जो अर्थ हमें मिल रहा है ना वाक्यों के समूह से, तो उसका और एक छोटा भाग को हम देखने के लिए जाएंगे तो उसमें क्या है ना, बहुत सारे छोटी 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 वाक्यों का समावेश हुआ है। किसमें ना, वाक्य समाहार में, या अर्थापत्ति के लिए लिए जाने वाले वाक्य समाहार में कई सारे छोटे छोटे वाक्यों का इकट्ठा किया गया है। तो उन प्रत्येक वाक्य एक क्या है ना, स्वतंत्र है। हर एक वाक्य का अपनी अपनी अर्थ है, ये वो भी सारे अर्थ पूर्ण अर्थ है। तो उन पूर्ण अर्थ को हम कहाँ से पाते हैं ना, उस वाक्य को देखते हैं तो उस वाक्यों में कई सारे शब्दों का लिया जाता है या कई सारे पदों का व्यवहार किया जाता है या पद समूह किया जाता है। पदों का समूह वाक्य, वाक्य का समूह हमें अर्थापत्ति के लिए
स्पष्ट कर रहा है। तो ये शब्द का निर्माण कैसे हो रहा है ना, शब्द का निर्माण हो रहा है ध्वनि समूह में। और ये ध्वनि का निर्माण कैसे हो रहा है ना, कई सारे स्वनिम संसन दोनों मिलते हुए ध्वनि को निर्माण कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम शोन को भी सुने थे, स्वनिम शोन, क्या फोनिम फोन या संसन, इन सारी चीजों को मिलाते हुए हमारा ध्वनि का निर्माण हो रहा है। और उस ध्वनि से हमारा शब्द का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है, वाक्यों से वाक्य समूह बनता है, और वाक्य समूह हमें अर्थ अवबोधन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये जब हमारे अर्थ अवबोध के लिए जब लेते हैं, उसमें मूल में परिवर्तन होगा तो वो जाके पूरे को परिवर्तन कर देता है, अर्थोत्पन्न को भी प्रभावित करता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्वनि मूल में है। ठीक है, ये ध्वनि भी परिवर्तित होते रहते हैं। वो परिवर्तन कैसे हो रहा है ना, जो हमारे ध्वनि में परिवर्तन होने से वो हमें भाषा में प्रतीति होती है। तो ये ध्वनि परिवर्तन के लिए ये जो परिवर्तन भाषा में जो परिवर्तन आती है, उस परिवर्तनों को हम 5 भाग में बांट के लेते हैं। वो क्या क्या है ना, ध्वनि परिवर्तन पहले होता है। ध्वनि परिवर्तन होगा तो ध्वनि स्वतः प्रवृत्त रूप से हमारे शब्दों को परिवर्तित करेगा। शब्द क्या करेंगे ना, हमारे पद परिवर्तन, ये शब्द परिवर्तन लगभग सेम चीज है, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। जो अंतर है वो हम आगे चर्चा कर लेंगे। शब्दों में परिवर्तन होते होते हमारे वाक्यों में परिवर्तन होता है, और वाक्य परिवर्तन के साथ साथ अर्थ में भी परिवर्तन आ जाते हैं। तो ये सारे परिवर्तन हमें किसको प्रभावित कर रहा है ना, भाषा को ही प्रभावित कर रहा है। ये भाषा क्या है, भाषा के बारे में हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे चर्चाएं किए थे कि भाषा हमारे लिए क्या है ना, वक्तायाम वाची, भाष वक्तायाम वाची इति पद से हमारा भाषा शब्द की उत्पत्ति होती है। या भाष के साथ हमारा टाक प्रत्यय संयोजन से ही भाषा का उत्पन्न हो रहा है। ये भाषा के परिवर्तन के बारे में भी यहाँ पर कहा गया है। ये भाषा को जानने के लिए क्या है, भाषा क्या है, उसी चीज को हम प्रथमतया चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोगों के विचार में कुछ विचार है, हम भाषा किसको बोलते हैं, कोई बता सकते हो 1 मिनट में? मैडम, भाव के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाव के आदान प्रदान को जिसको माध्यम के रूप में लिया जाता है, ये माध्यम क्या है ना, 2 व्यक्ति मान लीजिए बैठे हैं, वो बैठेंगे तो चुप बैठेंगे क्या? नहीं, वो चुप नहीं बैठते हैं, वो आपस में एक दूसरे के भावों को आदान प्रदान करते हैं। ये भाव क्या है ना, हमारे अंतःकरण में जो उद्दीपन हो हमारे अंदर से, जो अंदर से आती है, हम जो अनुभव कर रहे हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो हमारा अनुभव हो, हमारा चिंतन हो, हमारा विचार हो, हमारी मानसिक स्थिति हो, ये सारी चीजों को जब हम दूसरों के सामने उपस्थापित करते हैं, तब हम किसी ना किसी को माध्यम के रूप में लेते हैं। ये दूसरों को सुनाने का प्रक्रिया को क्या बोलते हैं ना, उसको हम संप्रेषण बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब एक के विचार दूसरे तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं संप्रेषण। यही संप्रेषण क्या है ना, भाव आदान प्रदान ही है। इसमें हमारे मन में कुछ भाव उत्पन्न हुआ, मैं विषय को जानती हूँ, ये विषय मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तो मैं किसका आश्रय लूंगी ना, मुझे एक बीच में माध्यम की आवश्यकता है। वो आवश्यकता क्या है ना, वो ध्वनियों का सम्मिश्रण है, वही हमारे लिए भाषा है। ठीक है, तो ये भाषा क्या है ना, कई सारे ध्वनियों का सम्मिश्रण है, जो सार्थक अर्थगत अंश है, उसको हम भाषा के रूप में नाम से नामित करते हैं। ठीक है, ये भाषा के बारे में कई सारे भाषा का अर्थ और परिभाषा के बारे में आगे बताया गया है। जैसे कि महाकवि दंडी ने बताए हैं, क्या काव्यादर्श ग्रंथ आप लोगों को पता होगा। दंडी का लिखा हुआ ग्रंथ का नाम क्या है ना, काव्यादर्श है।
जो साहित्य शास्त्र विचार जहाँ पर है उसमें वो भाषा के बारे में क्या बताए हैं ना, इदम अंधतमः कृष्णं जायते भुवनत्रयं यदि शब्दाह्वयं ज्योति संसारं न दीप्यते। इसमें वो क्या बता रहे हैं ना, ये ध्वनियों का ही हमारे लिए सम्मिश्रण है। तो ये क्या है ना, भाषा हमारे लिए यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक संकेत मतलब क्या है ना, ये स्वेच्छा से स्वतः रूप से कुछ अंश को प्रतिपादित करता है। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण हम लेते हैं, हम बोलते हैं क्या है, उदाहरण लिए था आम। आम बोलने पर हमारे अर्थोत्पत्ति कैसे हो रहा है, मैंने यहाँ पर दो ही अक्षर का उच्चारण की हूँ, एक है आ, या दो ही ध्वनि का ही उपस्थापन में आप लोगों के सामने की हूँ। क्या है ना, एक आ है, एक मौ है, ठीक ना। ये दोनों जब मिल जाते हैं, इसी को आप लोगों ने सुनने के बाद ये ध्वनि मेरे अंदर से निकला हुआ है और वो आपके कर्ण गह्वर देते हुए आपके ब्रेन तक पहुंचा है। ये ध्वनि जब एक साथ जाके आपके ब्रेन तक पहुंचा है, उसके उस आम ध्वनि के साथ आपका संबंध, पूर्व संबंध है। वो किस प्रकार का संबंध है ना, वो कोई प्रामाणिकता इसमें नहीं है, ये धारा प्रवाहिक गति से आने के बाद प्रामाणिक हो गया है। वो एक फल को ही निर्धारित कर रहा है, ठीक ना। आम बोलने पर आपका कनेक्शन किसके साथ हो रहा है, बनाना के साथ हो रहा है या एप्पल के साथ हो रहा है? नहीं, उससे आकृति के साथ हो रहा है जो आम्र फल को ही उपस्थापित कर रहा है या मैंगो को बता रहा है। होता है या नहीं? मैं आम बताते ही आप लोगों ने किस फल का ज्ञान आपको हुआ, मैंगो का हुआ या एप्पल का हुआ या बनाना का हुआ? निश्चित रूप से आपको मैंगो ही आपके समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ध्वनि समूह आपके अंदर गया है, शब्द के रूप में गया है, उसी शब्द के साथ आपका पुराना संबंध है। ये जब आरंभ हुआ था वो काल्पनिक रूप में शायद हुआ है, मगर अभी वो प्रामाणिकता ले लिया है किसके साथ ना, वो जो फल की आकृति है, येलो येलो कलर का, ग्रीन ग्रीन कलर का, या पूरा रेड कलर का हमारा आम है, उसी फल को ही वो परिभाषित कर रहा है, उसी फल को ही हमें पहचान करा रहा है। इसीलिए ये हमारे लिए क्या है ना, ये हमारे भाषा है, ठीक है। उस भाषा के बारे में कई सारे उदाहरण हमारे लिए, कई सारे परिभाषा दिए गए हैं। जैसे भोलानाथ तिवारी जी बोल रहे हैं, भाषा उच्चारण अवयव से उच्चारित, अध्ययन, विश्लेषण, यादृच्छिक ध्वनि। यादृच्छिक ध्वनि बोलने का अर्थ क्या है ना, ये जो आ और म को हम लिए हैं, मैं ली हूँ, अभी मैं ले रही हूँ, मगर इसको आम नाम मैं नहीं दी हूँ, किसी ने दिया होगा, हमारे पूर्वजों ने किसी ने दिया है। जब उन्होंने दिया होगा वो यादृच्छिक रूप से मतलब स्वेच्छा से दिए होंगे, वैसे ही बोल दिए होंगे, मगर वो धीरे 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 आगे बढ़ते 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 भाषा का रूप जब ले लेता है, वो एक प्रामाणिकता के तक पहुंच जाता है। उसी चीज को बोल रहे हैं कि ये जो ध्वनि है, यादृच्छिक ध्वनि है, आ है और म है, उन दोनों को मिलाता हुआ जो आम ध्वनि निकल रहा है, वही ध्वनि क्या करता है ना, किसी संकेत प्रतीक कि वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस अपने भावों को, अपने विचारों को आदान प्रदान करते रहते हैं, उसको बोलते हैं भाषा, ठीक है। इसी विचार के आधार पर देखेंगे तो पूरे भारत, पूरे संसार में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी भाषा के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करता है। कोई समाज है, कोई संप्रदाय है, कोई परिवार है, सभी आपस में जुड़ते रहते हैं, संपर्क स्थापन करते रहते हैं। इसी भाषा को बहुत सारे काव्यकारों ने, किसी ने उसको ज्योति के रूप में ही बताया है, कोई उसको
संसार का आधार के रूप में बताया है, कोई उसका संकेत का प्रतीक के रूप में ही बताए हैं। ऐसे करके बहुत सारे परिभाषाएं आपके किताब में दिया गया है। वो भाषा के परिभाषा को आप लोग भी अच्छे से इससे पढ़ सकते हो और कोट कर सकते हो। लैंग्वेज भाषा को जब बताते गए हैं, उसमें इंग्लिश में भी कई सारे डेफिनेशन है। कुछ डेफिनेशन आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे प्लाटो जी ने बोले हैं, विचार आत्मा का मुख ध्वनि रहित बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर मनुष्य के होंठ पर आ जाती है, वो भाषा की संज्ञा दी जाती है। ये बोलने का अर्थ क्या है ना, जो हमारे अंदर जो विचार है उसमें कोई ध्वनि नहीं है, वो स्वतः ऐसे ही है। वो जो बाहर को निकलने के लिए प्रयास करता है, वो किसी ना किसी ध्वनि के साथ जुड़ते हुए मुंह में आकर वो ध्वनि को निकालते हुए वो भाषा के रूप में ही उपस्थापित होता है, जिसको लोग समझते हैं। जब वो अंदर थी, भाव अंदर थी, विचार अंदर थी, उस समय पर किसी के समझ में नहीं आता था। मगर वो जब बाहर को आया, वही विचार हो, भाव हो, चिंतन हो, मानसिक स्थिति हो, वो सारी चीजें जब बाहर आया मतलब ध्वनि के साथ जोड़ते हुए बाहर को आया, वो उपस्थापन होना, वो हमारे लिए भाषा ही बन गया है। ठीक है। ये सारे भाषाओं के जितने सारे परिभाषाएं हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। उन सारे परिभाषाओं से भाषा को जो बताया गया है, उसका निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं भाषा क्या है ना, वो एक पद्धति है। वो पद्धति क्या कर रहा है ना, वो पद्धति संकेतात्मक है, किसी ना किसी चीज को संकेतित करता रहता है। ये ध्वनि का समाहार है, मतलब किसी एक वस्तु के साथ किन सारे ध्वनियों का संयोजन किया जाता है। आप सब अभी थोड़े छात्र हो, आप जब आगे बढ़ जाओगे, बहुत सारा मान लीजिए इसी के ऊपर गंभीर अध्ययन करोगे, उस अध्ययन से आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो ध्वनियों का इकट्ठा करते हुए किसी भी द्रव्य का नाम दिए हैं, वो क्यों दिए हैं। उसमें आपको निश्चित रूप से यादृच्छिकता ही दिखेगा। हाँ, कुछ चीजों का नाम उसके गुण के आधार पर, कुछ प्रकृति के आधार पर, कुछ उनके मौलिकता के आधार पर हो सकता है, मगर वो क्या क्या करता है ना, वो संकेत ही करता है। हर एक चीज आप देखो, जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है, हर एक चीज को देखो, वो चित्र कुछ अलग है और हम ध्वनि जो निकाल के उसको प्रतीति कुछ अलग कर रहे हैं। वो चीज क्या है ना, वो भाषा का संबंध है। ठीक है। आगे भी कितने लोगों ने भी बताए हैं, क्या है ना, वाचिक ध्वनि संकेत है हमारे लिए भाषा। भाषा यादृच्छिक संकेत है। चाहे कुछ भी हो, एक चीज हमें यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि भाषा जो है क्या है ना, हमारे लिए संकेतात्मक और यादृच्छिक अंश ही है। ठीक है। ये भाषा किस प्रकार से है, कितने प्रकार के है, हम किसको भाषा के नाम से नामित करेंगे, ये सारी चीजों को समझने के लिए हमारे पास आ रहा है क्या है ना, भाषा, बोली और वाक्। इन तीनों के बीच में संबंध को ही, ये तीनों को ही बताने के लिए प्रयास किया जाता है। वो क्या है ना, भाषा, बोली और वाक्। हम पहले जाते हैं कि जब हम बोलना शुरू किए थे, हम कैसे बोले थे। कोई भी छोटा बच्चा जब बोलता है, वो कैसे बोलता है। 'सकते हो। आप लोगों ने जब बोलना शुरू किया, तो आपने क्या बोला होगा। आपके आस-पास पड़ोस के जो बच्चे हैं, वो कैसे बोलते हैं। 1 मिनट, मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए।
इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि ये भाषा जो है वो कभी भी किसी का जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक समझते हो ना? जेनेटिक का उदाहरण हम लोगों ने लिए थे। हमारे पापा देखने के लिए गोरे हैं और हम लोग देखने के लिए भी उनसे हमें वो जो स्किन का कलर व्हाइट हमें उनसे ही मिला है, पापा से या हेलो, सुनाई दे रहा है? मुझे आप लोग सुन, गुड जॉब। करेंट, मेरे यहाँ करेंट चली गई ना, इसलिए इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए सॉरी। अभी ठीक ठाक आपको सुनाई दे रहा है? किस विषय पर हमारी चर्चा हो रही थी? कि भाषा को हमने कैसे सीखा, या भाषा हमारे पास कहाँ से पहुंचा। इसके बारे में हम फर्स्ट या सेकंड क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किए थे कि भाषा जो है वो जेनेटिक नहीं है। हमारे पेरेंट्स से वो चीज हमें विरासत में नहीं मिलता है। विरासत में मिलने वाला मतलब पैतृक को नहीं है, वो हमें स्वतः प्रवृत्त रूप से नहीं मिलता है। जैसे कि कोई बच्चा जब पैदा होता है उसको हाथ पैर मिलना, या किसी के पापा का आंख है क्या है, भूरी आंख वाले हैं तो उनके बच्चों में वो भूरी आंख वाला अंश आ जाता है, तो वो जेनेटिक आता है। वैसे भाषा हमारे लिए नहीं आता है। भाषा कैसे आ रहा है ना, हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं उसी सराउंडिंग से सुनते हुए भाषा को हम ऑक्युपाई करते हैं या सीखते हैं। भाषा को हम सीख रहे हैं, हमारे हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उसी के जैसे बात बोलना हम शुरू कर देते हैं। उसका एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण हम लोगों ने लिया था। वो उदाहरण क्या है कि कोई तमिलनाडु का रहने वाला व्यक्ति वो जाके यूपी में रहता है, बस जाता है, वहीं पर उनका कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा तमिल से बेटर हिंदी को बोलता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो जिस मोहल्ले में रहा है उस मोहल्ले का जो लैंग्वेज है वो तमिल नहीं हो। इस नहीं होने के वजह से वो यद्यपि वो छात्र या वो बच्चा तमिल परिवार का है, मगर वो अपना वातावरण यूपी में होने के कारण वो हिंदी बोलने लगता है। और वो हिंदी किस प्रकार की हिंदी बोलता है? हमारे जैसे किताब में लिखा हुआ हिंदी को बोलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो बोलता है कौन से हिंदी ना, उस लोकेलिटी में बोले जाने वाली हिंदी। तो लोकेलिटी में बोले जाने वाली हिंदी क्या है, उस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम हमारे मदर टंग के पास पहुंचते हैं। हमारा मदर टंग क्या है ना, हम लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब उड़ीसा के रहने वाले होंगे। तो आप लोगों ने जो उड़िया बोलते हो वो क्या किताबों में लिखा हुआ उड़िया को आप लोग बोल रहे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं बोलता है। हाँ, हो सकता है कि खुर्दा डिस्ट्रिक्ट या खुर्दा भुवनेश्वर एरिया के लोग जो हैं वो 80% हमारे किताबी उड़िया या शुद्ध उड़िया बोलते हैं। बाकी के ऑल ओवर उड़ीसा में कहीं पर भी उड़िया को शुद्ध किताब में लिखी गई उड़िया को कभी नहीं बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि उनके लोकेलिटी में बोली जाने वाली भाषा जो है ओडिया, उस भाषा को हम ओडिया बोलते हुए भी कुछ लोकल अंश उसमें प्रभावित है, जैसे कि जिसको हम ग्राम्य प्रभाव बोलते हैं, वही ग्राम्य प्रभाव के अंश को हम क्या बोलते हैं ना, वो हमारी बोली है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं आप लोगों को दूं, वो जब हम भोजन के लिए किसी को ऑफर करते हैं उड़िया में हम क्या बोलते हैं, खाउन या खाउनु, जाउनु। किताब में वही लिखा जाता है क्या, जानतु, खान्तु, करंतु, खाओ, जाओ, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। मगर जब हम हमारे घर में बोलते हैं हम ऐसे बोलते खान्तु, आसन्तु, जानतु, बसन्तु, एमिति कहि पारुछ कि नहीं बोल पा रहे हैं। उससे नहीं बोलने का क्या कारण है ना, इसमें हमारी कथित ओडिया का प्रभाव है। वही जो कथित अंश को हम बोल रहे हैं वो क्या है ना, ये हमारी बोली है। और बोली के लिए जब बोला जाएगा तो भाषा और बोली में अंतर क्या है ना, ग्रामीण प्रभाव का या जो कथित अंश का प्रभाव है भाषा के ऊपर, वो है बोली। और इस बोली के आधार पर देखेंगे तो हमारे उड़ीसा में संबलपुरी, आप में से कोई है जो पश्चिम उड़ीसा के रहने वाले कोई हो तो आप संबलपुरी लैंग्वेज को थोड़ा सा नोटिस करो। ये ओडिया जैसे लगता है मगर वो ओडिया नहीं है, उसको हम ओडिया भी मानते हैं मगर वो हमारी संबलपुरी बोली है। जो बरहमपुर के रहने वाले लोग कैसे बोलते हैं, टांके खाइए नहीं क्या। ये जो बोलने का स्टाइल है, ये जो लिरिक आ रहा है, ये जो ध्वनियों का समूह आ रहा है, ये क्या है ना, ये बोली है। इस बोली के लिए आपके पुस्तकों में भी अच्छे से भी बहुत बढ़िया से समझाए हैं। बोली क्या है, भाषा की एक छोटी इकाई है जिसको अपने गांव के लोग, कुछ एरिया के लोग बोलते ही रहते हैं। जैसे हमारे बरहमपुर हम जाएंगे तो वहाँ के लोगों बोलने की स्टाइल अलग है, वहां से फिर आगे रायगढ़ तक जाएंगे तो वहां के लोगों का बोलने का स्टाइल अलग है। हम पश्चिम उड़ीसा में देखेंगे तो संबलपुर लोगों के बोलने की तरीका अलग होता है, सुंदरगढ़ लोगों के बोलने की तरीका अलग होता है, वहीं बरगढ़ के लोगों के बोलने की तरीका अलग होता है, वहीं पर हमारे जितने सारे देवगढ़ के लोग होते हैं उनके बोलने की तरीका, बलंगीर के लोगों के बोलने की तरीका अलग होता है। ये जो तरीका अलग अलग हो जाता है उड़िया भाषा के, उसको हम बोलते हैं बोली। वही चीज जब एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रामाणिक अंश पर जुड़ जाता है, जिसको एक क्या बोलते हैं ना, शुद्धता को जोड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं भाषा। ये भाषा का क्या विशेषता है उसके लिए भी कहा गया है। क्या क्या है ना, भाषा के विशेषताओं को बताया गया है। मानवीय कार्यकलापों का आधार, मानव जो कुछ भी करता है वो क्या कैसे करता है ना, वो तो अपने आप को दूसरों के सामने ही उपस्थापित करेगा ना, किसके माध्यम से ना, बिना भाषा के वो बोल कर ही नहीं सकता है, उसको बोलना पड़ेगा, ध्वनियों का आश्रय लेना पड़ेगा, कोई ना कोई भाषा होगी जिस भाषा के माध्यम से वो अपने आप को उपस्थापित करता है। इसीलिए भाषा को मानव के जीवन का आधार के रूप में ही माना जाता है। वैसे ही विश्व बंधुत्व भावना का विकास होता है किसके माध्यम से ना, भाषा के माध्यम से। आपस में बात करना, आपस में तो होने वाली समस्याओं का समाधान में लेना, हर एक चीज को जब वो लेते हैं वो कैसे ना, भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। इसीलिए हमारे विश्व बंधुत्व भावना को विकसित करने के लिए भी भाषा की आवश्यकता है और वो भाषा का एक विशेषता है करके माना जाता है। और साथ साथ क्या है ना, हमारे परंपराओं को हमारे संस्कृति के साथ अविच्छिन्न रूप से जोड़ने के लिए और हमारे परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक चीज को करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत में बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं जो अपने भाषा ही अपनी संस्कृति को, अपने परंपराओं को क्या करता है, सुरक्षित करता है, आगे के लिए प्रसारित भी करता है। ठीक ना। और यही भाषा हमारे लिए सामाजिक वस्तु के रूप में ही उपस्थापित होता है। वो कैसे ना, व्यक्ति हमेशा अकेला नहीं रह सकता है, वो समाज में ही रहता है,
वो सामाजिक प्राणी है। समाज में रहता है मतलब एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो किसके आधार पर होगा? वो अपने रहन सहन खान पान परंपराओं को और संस्कृति को रीति रिवाजों को आदान प्रदान करते रहते हैं, तो किसके माध्यम से ये होता है? ना भाषा के माध्यम से होता है। इसीलिए भाषा को सामाजिक वस्तु के रूप में ही माना जाता है। नेक्स्ट और एक विशेषता के रूप में, ये वाला विशेषता तो हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ये भाषा जो है वो पैतृक या जन्म सिद्ध अंश नहीं है। ये क्या है ना, ये एक अर्जित संपत्ति है जो हम बाहर से ही सीखते हैं। बाहर से कहने का तात्पर्य क्या है ना, जो हम हमसे भिन्न, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हमारा फैमिली हो सकता है, हमारे आसपास पड़ोस हो सकते हैं, हमारे गांव के लोग हो सकते हैं, हमारे शहर के लोग हो सकते हैं, उनमें से हम जो कलेक्टिव करके अपनी भाषा को उपस्थापित करते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं है ना, ये अर्जित संपत्ति है। और ये भाषा का मूल रूप क्या है ना, वाक्य है। जब भी हम जो भी चीजों को बोलेंगे, सिर्फ ध्वनि निकालने से कुछ नहीं होता है। ध्वनियों का समूह बनेगा तो पद बनेगा, पद से जाकर वो वाक्य बनेगा, और वाक्यों का समूह जब होता है तो भाव को प्रकटित करने के लिए आसान होता है। हाँ, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जैसे छोटी सी चीज के लिए ना बोल देते हैं, तो ना बोलते हैं तो नकारात्मक अंश आ रहा है, मगर उसमें से पूरी चीजों को तो समझ में नहीं आता है ना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या है ना, ये हमारा भाषा का मूल रूप वाक्य के लिए ही माना जाता है। यद्यपि मौलिक तत्व के आधार पर देखा जाए तो ध्वनि और स्वनिम ये सारी चीजें हैं, मगर भाषा का आधार हमारा मुख्य रूप से वाक्य ही है। और ये भाषा क्या है ना, अधिगम। अधिगम क्या है ना, अधिगम हमें सीखना है। कई सारी चीजें हम दुनिया से सीखते रहते हैं, ये सीखने के लिए आधार क्या है या मूल क्या है ना, माध्यम क्या है ना, हमारी भाषा है। ठीक है। ये भाषा के बारे में इतनी सारी चर्चा करते हुए एक चीज यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि भाषा हम बोलते हैं जिन चीजों को हम समझते हैं, जिसके आधार पर हम हमारे समाज के साथ इंटरेक्ट होते हैं, वो उसका मूल और मौलिक या प्रारंभिक तत्व के रूप में हम किसको ले रहे हैं ना, ध्वनि को ही ले रहे हैं। जिस ध्वनि के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं, उन ध्वनियों में भी परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्यों आता है, कैसे आता है, और ध्वनि क्यों परिवर्तित होता है, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। उस चर्चा के लिए कहा जाता है, ध्वनि जब परिवर्तन होता है वो परिवर्तन स्वाभाविक परिवर्तन है। संसार का सामान्य नियम है परिवर्तनशील, चेंज होना। कोई भी चीज लीजिए संसार का, वो चेंज होता है, इसीलिए संसार में है। वैसे ही भाषा, तो उसको बोलते 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 धीरे 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 उसका रूप परिवर्तन कर लेगा। इसके लिए आप एक बहुत बढ़िया सा एक्टिविटीज अपने गली मोहल्ले के बच्चों के साथ कर सकते हो। क्या, कोई एक छोटा सा मैसेज आप बनाओ, कोई कथा वस्तु बनाओ, या कोई स्टोरी बनाओ, या 2-3 लाइन का एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाओ। आप भी कई सारे सोशल साइट में आप लोग भी देखे होंगे। वो स्क्रिप्ट को क्या करना है, पूरा बच्चों का लाइन लगा दीजिए, 10 या 15 बच्चों को लाइन में आराम से खड़ा कर दीजिए। अपने दोस्त आप लोग भी खड़े हो जाओ। होने के बाद उस स्क्रिप्ट को फास्ट बच्चे को सुनाओ। जो बात आप उसको बताओगे, उसको बोलना, दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, मगर जब एक दूसरे को बताते हैं ना, थर्ड पर्सन को सुनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही करके फास्ट स्टूडेंट को या फास्ट बच्चे को जो बात आप सुनाए हो, उसी बात को पीछे तक पूरा 15 बच्चों का लाइन बनाए हो ना, लास्ट बच्चे को भी सुनाने का कार्यक्रम बनाओ। जब वो लास्ट बच्चा उस बात को सुन लेता है, फिर उसको और फास्ट स्टूडेंट दोनों को एक साथ ले लो और दोनों को पूछो, इसने क्या सुनाया है, दूसरों ने क्या सुना है, लास्ट बच्चा ने क्या सुना है। देखोगे उसके बीच में बहुत सारा डिफरेंसेस आ जाएगा। ये एक थेरेपी है, ये एक टेस्ट है, ये एक इंटरेस्टिंग का खेल भी है। आप लोग आराम से कर सकते हो। तो उन दोनों के बात में बहुत सारा अंश परिवर्तित हो जाएगा।
इसका उदाहरण मैं देती हूँ। एक बार मैं ये एक्टिविटीज को अपने क्लास में कराई थी, तो मैंने उसमें सेंटेंस क्रिएट की थी। मैं मेरे आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाई थी, जिसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था। 2 दिन में जब घर में नहीं थी, तो बिना पानी के पौधा सूख गया। समझ में आया स्टोरी? मैं मेरे आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाई थी, जिस पौधे में पानी भी डाली थी। 2 दिन में घर में ना रहने के कारण वो पौधा बिना पानी के मर गया या सूख गया। इस सेंटेंस को जब हम 15 लोगों को सुनाते सुनाते लास्ट को सुनते हैं, लास्ट वाला बच्चा आके बोला, आंगन था, तुलसी थी, तुलसी सूख गई थी। समझ में आया आप लोगों का? किसी के समझ में स्टोरी आया? चलो, तो इस स्टोरी में क्या है ना, पहले हमने स्टोरी में जितने सारे अंश को रखे थे, उसमें से सिर्फ आंगन, तुलसी और सूखना, ये 3 शब्द ही पूरे 15 लोगों के बाद आके पहुंचे। बाकी का कोई शब्द सब डिफरेंट डिफरेंट बदलते बदलते क्या क्या स्वरूप ले लिया था। तो ये क्या है ना, यही परिवर्तन का एक सुंदर सा उदाहरण है। परिवर्तनशील है संसार, ये भाषा का परिवर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल है। जब हम इस भाषा को 15 लोगों के कानों कान बातों को बताते बताते इसमें बदलाव आ जाता है, वही चीज जब युग युग से चलती आ रही है, उसमें कितना परिवर्तन आया होगा बताइए। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा हमेशा क्या है ना, परिवर्तनशील है। ये जो परिवर्तन भाषा में आए हैं, वो परिवर्तन क्या है ना, ये स्वतः परिवर्तनशीलता है, उसका कोई कारण नहीं है। टाइम ही वन रीजन है जो परिवर्तन कर देता है। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण, जिसको हम बोलते हैं अकारण ध्वनि परिवर्तन, वो ऑटोमेटिक परिवर्तन हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा इस चीज को अपने घर पे भी देख सकते हो। आपके दादाजी के बोलने वाले उड़िया और आप लोगों के बोलने वाले उड़िया में बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो आपके दादाजी जानते हैं, जो आप लोग नहीं जानते। ये शब्द का मैं उदाहरण दी, ऐसे ही ध्वनि में परिवर्तन आ जाती है। उस परिवर्तन के लिए बहुत सारे उदाहरण आपके लिए दिए हैं। जैसे संस्कृत का हम ईगो बोलते हैं, इसी वर्ड को कोई एगो भी बोलता है। तो ये जो ईगो एगो, ये जो डिफरेंसेस आ रहा है, ये ही परिवर्तन कर देता है आगे के लिए। आप उसको ईगो बोल रहे हो, मैं इसको एगो बोल रही हूँ, मेरे से मेरा बेटा सुनेगा तो वो क्या करेगा ना, वो एगो एगो बोलता रहेगा। जो हमारे प्रांतीय भाषाओं का प्रभाव से कोई स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज में देखने के लिए मिलता है, वही चीज है। जैसे हम ओडिया वाले हैं, हम अपनी भाषा में जब बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं ना, एक वर्ड है वी, वी को हम ओडिया वाले क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। भी जहां पर उच्चारण होगा भावेल बोलते हैं। मगर वही शब्द को जब नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे ना, वावेल बोलेंगे। तो ये जो वो को भ कर दिए हैं, ये हमारे है, ये स्वतः प्रभावित होते 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 वो परिवर्तित हो गए हैं। हम चाह के भी उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यही है, ये जो रीजन है, ये एक नेचुरल रीजन है, इसका कोई कारण नहीं है, मगर वो ऑटोमेटिक परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, वैसे ही सकारण ध्वनि परिवर्तन में कई सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों से ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। इसका लाखों हजारों उदाहरण आप लोग ले सकते हो। उसमें से कोई भी शब्द लो, हम बोलते हैं स्कूल, स्कूल वर्ड को पूछिए, पूरे भारत में देखेंगे कई सारे जगह के लोग होंगे जो बोलते होंगे कि स्कूल के जो ई आया, स्कूल के पीछे क्या लगा दिए ना, ई लगा दिए हैं। वो ई कहाँ से आया, ऑटोमेटिक तो धीरे 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 समय के साथ बदलते बदलते भाषा ने परिवर्तन ले लिया है। तो उसी परिवर्तन को हमने कई सारे प्रकार भेद में ले लिए हैं, जिसको बोलते हैं सकारण ध्वनि परिवर्तन। ये ध्वनि परिवर्तन में हम क्या करते हैं ना, कोई वर्ण को हम बढ़ा देते हैं,
कहीं पर वर्ण को छोटा कर देते हैं, कहीं पर मात्रा को विलुप्त कर देते हैं, कहीं पर बहुत सारे ज्यादा मात्राओं को लगा देते हैं, किसी ध्वनि के ऊपर हम ज्यादा बल दे देते हैं। हम बोलते हैं कथा, उसको आप साउथ इंडियन लोगों से सुनोगे वो बोलेंगे कथा, थ नहीं ध के जैसे सुनाई देगा। तो ये जो ज्यादा बल दे रहे हैं किसके ऊपर, थ के ऊपर बल देते देते ध बन जाता है। ये इन सारे प्रकारों को हम बोल रहे हैं सकरण ध्वनि परिवर्तन। ये सकरण ध्वनि परिवर्तन में एक है आगम। आगम मतलब क्या है ना, एक व्याकरण में आप लोगों ने पढ़े होंगे, आगम का अर्थ क्या है ना, कोई एक्स्ट्रा किसी को ऐड कर देना, उसको बोलते हैं आगम। या आगम में क्या है ना, आदि स्वरागम, मध्यम स्वरागम और अंत्य स्वरागम, स्वर ध्वनि का कहीं ना कहीं हम आगम कर देते हैं। इसका उदाहरण भी बहुत सारा, आदि स्वरागम का क्या है, स्तुति। स्तुति शब्द को जब हम बोलते हैं वो धीरे धीरे जाकर क्या बन जाता है, स्तुति। स्तुति के पहले एक अ ऐड हो गया। दूसरा है स्थिति, स्थिति को स्थिति। ये स्कूल का तो उदाहरण मैं अभी आप लोगों को दे रही थी, आपके किताबों में भी वही उदाहरण है, स्कूल को स्कूल बोलते हैं। ऐसे मध्यम स्वर में क्या है ना, जो संयुक्त वर्ण होता है उस वर्ण में युक्त अक्षर में क्या होता है ना, आधा आधा व्यंजन का ही जोड़ा जाता है। वो उसमें क्या करते हैं ना, आधे को पूरा कर लेते हैं। जैसे लग्न को लगन, लोग बोलते हैं ना आज मेरे बेटे का लगन करना है, ये लगन क्या है ना, लग्न करना है। जन्म, जन्म। सूर्य को सूरज, धर्म को धर्म। ऐसे करके जो बीच में ही हमने वहां पर एक स्वर वर्ण का ऐड कर देना। जैसे लगन में क्या है ना, ग हलंत था, उसमें अ को जोड़ दिए जिसको लगन कर दिए। जन्म में नौ में औकार का स्वर वर्ण का संयोजन कर लिया, इसलिए जन्म हो गया। सूर्य में र में औकार जोड़ लिए, धर्म में र में औकार जोड़ लिए। वैसे ही अंत्य स्वरागम भी होता है। जैसे दवा को हम क्या बोलते हैं, दवाई। ये कहाँ से आ गए, ये कोई स्वर वर्ण। जैसे बिहार के लोग बोलते हैं ना बबुआ, बाबू। हम लोग जो जिसको बोलते हैं बाबू उसको वो बोलते हैं बबुआ। इसमें क्या क्या ना, आ को जोड़ दिए हैं, जोड़ दिए हैं तो जोड़ दिए हैं। वैसे ही व्यंजन वर्ण में भी बहुत सारे उदाहरण है। अब आदि व्यंजनागम, मध्य व्यंजनागम और अंत्य व्यंजनागम के आधार पर आप उसको कर सकते हैं। समुद्र को समुंदर, समंदर करके बोलते हैं ना। समुद्र को तो बदलते बदलते हम सागर तक ले आए हैं। समुद्र को बदलने की कैपेसिटी आप में है। नेक्स्ट और क्या कारण है ना, लोप करना है। लोप करना है मतलब किसी चीज को हटा देना है, जो हमारे पूर्व किसी भी ध्वनि को लोप विलुप्त कर देना है। जैसे उदाहरण है डू नॉट, हम उसको क्या बोलते हैं, डोंट। कैन नॉट, कैंट। अमीर को मीर, दुर्वा को दूब, भगिनी को बहिन, सूची को सुई। ऐसे करके करते हैं। इसमें क्या आ रहा है ना, वही आदि स्वर का लोप कर देते हैं, मध्यम स्वर का लोप करते हैं या अंत स्वर का लोप करते हैं। किसी का भी हो, किसी का एक लोप कर लेते हैं। और उसी लोप प्रकार में भी ये व्यंजन का लोप प्रकार भी आता है। आदि व्यंजन को लोप कर लेना है, मध्यम व्यंजन को लोप कर लेना है और अंत्य व्यंजन को लोप कर लेना है। जिसके उदाहरण हम लोगों ने 2 दिन से ले रहे हैं। आम्र फल को हमने आजकल क्या बोल रहे हैं, आम। हिंदी में मैं बता रही हूँ, आम्र को आम बोल रहे हैं, सत्य को सच बोल रहे हैं। वो सारे जो चेंजेस हैं ये लोप होने के कारण से आ रहा है। विपर्जय, विपर्जय का अर्थ क्या है ना, विपरीत कर लेते हैं।
विपरीत कर लेना मतलब वही ध्वनि में भी इधर उधर परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत है कि मतलब को मतबल, ससुर को सुसर, सुसुर, कहीं कहीं भी ये भी बोला जाता है कि सुसुर। पागल को पगला गया है बोलते हैं ना। खन को नख। तो ये जो ध्वनियों में परिवर्तन होते हुए आगे बढ़ के वो ऑटोमेटिक वो स्टैंडर्डाइज वही भाषा में वही शब्द आने लगते हैं, वही परिवर्तित ध्वनि आने लगते हैं, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है समीकरण। समीकरण का अर्थ क्या है ना, जब दो साथ साथ दो भिन्न भिन्न ध्वनियों में से एक अधिक शक्तिशाली होने के कारण वो दूसरे को अपने जैसा बना लेता है। इसका एक बेस्ट बढ़िया उदाहरण आप लोग के लिए है, जो संस्कृत में हम अग्नि को प्राकृत में क्या बोलते हैं, अग्नि। मतलब यहाँ पर न के ऊपर ग भारी हो गए हैं, इसीलिए वो ग ने न को ग बना दिया है, इसीलिए वो अग्नि शब्द हो गया है। वैसे ही समीकरण में क्या आ रहा है, बकल, वहां पर क्या है, बल कल, ल हलंत है। इसको ये जो ल हलंत था व के बाद उस ल को उसने समान कर लिया है। किसने किया है ना, क अपने पूर्व अक्षर को अपने जैसे बना लिया है और ब बलशाली हो गया है, बक्कल। मैम ऐसे अग्नि आप शब्द, अपने, हाँ बेटा, मैम अग्नि शब्द हमने तो पढ़ा है पर ये तो व्यावहारिक हम नहीं करते हैं। ये जो ध्वनियों में परिवर्तन आया है, अग्नि शब्द का व्यवहार नहीं होता है, उड़िया में होता है। ये जो पूर्णिमा है, किसी पूर्णिमा में गांव के बाहर आग जलाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, अग्नि पूर्णिमा ही बोलते हैं। अग्नि पूर्णिमा आपके उधर मनाते हैं क्या? जी मैम। हाँ, वहां पर ये जो अग्नि पूर्णिमा बोलने का अर्थ क्या है, ये अग्नि है। ये बस दो भाषाओं को आप लोगों के लिए उदाहरण दे दिया है, संस्कृत से प्राकृत तक। आप अपने मातृभाषा में भी ढूंढ सकते हो। बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो शब्द एक दूसरे के ऊपर बलशाली होते हैं और ऑटोमेटिक वो परिवर्तित होता रहता है वो ध्वनि का प्रभाव से। नेक्स्ट है विषमीकरण। विषमीकरण में क्या है, ये समीकरण में क्या, समीकरण का पूरा विपरीत है। साथ साथ आने वाले जो समान ध्वनि वो एकदम से परिवर्तित हो जाता है एक दूसरे के ऊपर। समीकरण में क्या होता था ना, एक ने दूसरे के ऊपर बल दे दिया, ग न के ऊपर बल दे दिया, इसलिए ग बन गया, न को ग बना दिया। मगर अब विषमीकरण में क्या है ना, यहाँ पर जो कंकण शब्द को देखो, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कंकण को कंगन। मतलब ये जो अक्षर है क कहाँ लुप्त हो गया है, वो क्या बन गया है ना, तृतीय वर्ग, वर्ग के तृतीय वर्ण ग बन गया है। इसका भी उदाहरण आप अपने मातृभाषा से संस्कृत से भी ढूंढ सकते हो। ढूंढ के बहुत सारे उदाहरण को आपको प्रस्तुत करना जरूरी है। और विषमीकरण में भी वही स्वर, व्यंजन, पुरागमी, पश्चादगमी, ये सारे भेद उसमें भी रहते हैं। नेक्स्ट है मात्रा भेद। मात्रा भेद का बढ़िया उदाहरण आप ले सकते हो हमारे संस्कृत भाषा और ओडिया भाषा में। हम कई सारे ध्वनि, मात्रा के ध्वनि को हम ह्रस्व में ही हमेशा व्यवहार करते रहते हैं, उससे ही उसी ध्वनि से वो शब्द में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे उदाहरण में दिया है पुत्र से पुत, उड़िया में हम क्या बोलते हैं, पुता। और किसी दूसरे भाषा में देखोगे तो उसमें क्या होता है ना, पुत्र। जैसे उदाहरण दिया है आषाढ़,
ये जो मूर्धन्य श है, हमारे उच्चारण में हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य का उच्चारण करते हैं क्या? नहीं, हम उसको पूरा कर दिए हैं आषाढ़, आषाढ़ मास। ऐसे और भी एक है, क्या है, संघोषीकरण। संघोषीकरण क्या है? घोष वर्ण को हम अघोष ध्वनि में परिवर्तित कर देते हैं। उसका उदाहरण दिया है, जैसे फारसी लैंग्वेज में मदद शब्द को लेते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? फिर भी हिंदी वाले मदद बोलते हैं, हम लोग तो उसको मदद कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये उड़िया भाषा का जो मूल प्रभाव है, वो प्रभाव अकारांत ही है। सारे शब्दों को हम अकारांत ही उच्चारित करते हैं। ये संस्कृत का प्रभाव है। उस संस्कृत के प्रभाव से ही हम अकारांत हमेशा रहते हैं, और वो समृद्ध आकार हमेशा हमारे साथ रहता है। उड़िया भाषा में भी उसी का प्रभाव है, इसीलिए हम मदद बोल देते हैं। तो अक्षर का जैसे जैसे परिवर्तन किए हैं, उसको बोलते हैं अघोषीकरण। नेक्स्ट आ रहा है महाप्राणीकरण, और जो उच्चारण स्थान में परिवर्तन होता रहता है। अल्प प्राण के ध्वनि को हम क्या करते हैं, महाप्राण कर देते हैं। गृह से घर, ग को घ कर दिया। उदाहरण परशु से हम फरसा, फारसा, उड़िया में हम उसको क्या बोलते हैं ना, फारसा। परशुराम से परशुराम का जो अस्त्र है उसको क्या बोलते हैं, परशु। तो ये फारसा हो जाता है। वैसे वेश को भेष, उदाहरण दे रहे थे, कथा को कथा बोलते हैं। सुजाता को लगभग तेलुगु, तमिल, ये सारे साउथ इंडियन लैंग्वेज वाले जितने हैं, वो सब लास्ट को टीए तो वाला जितना लेटर रहेगा उसको थ उच्चारण करते हैं। सुजाता, कविता, गीता, अनिथा, उनके मतलब हम थ बोल रहे हैं, वो जब बोलेंगे उनका थ का साउंड वहां पर आता है, उसके ऊपर वो ज्यादा बल देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं ना, ये महाप्राणीकरण कर लेते हैं। अल्प प्राणीकरण मतलब जैसे महाप्राण के ध्वनि को अल्प प्राण में उच्चारण करना है। सिंधु को सिंधु, भगिनी को बहिन। ये जो उदाहरण ले हैं, उसमें करण में उष्म वर्ण को ही परिवर्तन करते हैं। ये इसका बहुत सारा उदाहरण केतुम्बर्ग भाषा के लिए ही बताया गया है। सौ को श बनाना है हमारे उड़िया भाषा में, तो ये चीज है। शिकार को हम उड़िया में क्या बोलेंगे, शिकार करने को जाइथिला। ये जो स को श करते हैं वो चीज है। नेक्स्ट है अनुनासिकरण, सर्प को सांप बनाना, श्वास को सांस बोलना है, अश्रु को आंसू कहना है। ये तो डेली डे टू डे लाइफ में यूज हो रहा है, उसको आप उदाहरण पूरा विचार करके निकाल सकते हो। संधि, जब दो ध्वनि मिलके दूसरा ध्वनि बनता है, दीर्घ मात्रा होता है या ध्वनि में परिवर्तन होता है, उस चीज को उसी प्रकार से रखना है। जैसे अवतार को अवतार कर देता है, तो ये संधि बना लिया है। अवतार, अ को और उ को मिला के अवतार कर लिया है। गुजराती लैंग्वेज में आप लोग भी सुने होंगे, बहिन को क्या बोलते हैं, बेन। यहाँ पर ई को उन्होंने संधि बना लिया है उसको। नेक्स्ट है भ्रामक व्युत्पत्ति। ऐसे करके ये जितने सारे हम चीजें बोल रहे हैं, ऐसे ही सकार, ये सब कारण है, ध्वनि परिवर्तन होने का कारण है। आप लोगों के मन में सॉरी, ध्वनि परिवर्तन का कारण ने, सकारण ध्वनि परिवर्तन हम जो बोल रहे थे वो चीज है, सकारण ध्वनि परिवर्तन।
उसी से ही हमारा ध्वनि परिवर्तन होने के लिए जो जितने सारे नियमीकरण करने के प्रयास किए गए वैसे ही होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये भाषा की स्वतः गति है, वो ऑटोमेटिक परिवर्तित होता रहेगा, इस दिशा में जाएगा उस दिशा में जाएगा। व्याकरण उस चीज को ये सही है या गलत है बता सकता है, मगर भाषा विज्ञान हमने पहले से बता रहे हैं, भाषा विज्ञानियों का काम क्या है ना, भाषा जिस दिशा से जा रही है ना उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और उस परिवर्तन को नोटिफाई करना है, ठीक ना। ये जितने सारे परिवर्तनों को हम लोगों ने लिया है वो सारे परिवर्तन होने का कारण क्या है, कारण के लिए कुछ कारणों को लिया गया है, उसको मुख्य रूप से दो भाग में बांटा जाता है। एक है आभ्यंतर कारण, दूसरा है बाह्य कारण। आभ्यंतर कारण में क्या है ना, ये प्रयत्न लाघव है या मुख सुख हो, जो हमें आराम लग रहा है, जिसके लिए बहुत ज्यादा बल देना नहीं पड़ेगा। ह्यूमन बाय नेचर आलसी होता है, इसीलिए हर एक चीज को क्या करता है ना, इजी एक्सेस के लिए ट्राई करता रहता है। वही हमारे ध्वनियों को परिवर्तन करने के लिए मूल कारण बन जाता है, किसमें, आभ्यंतर कारण में। जैसे हॉस्पिटल को, यहाँ पर कई सारे उदाहरण आप लोगों के लिए दिया है। हॉस्पिटल को हम हिंदी में बोलते हैं अस्पताल, प्रचार को प्रचार, स्टेशन को स्टेशन, चक्र को चक्कर, ब्राह्मण को ब्राह्मण, सत्य को सच। ये जितने सारी चीजें आ रहे हैं वो क्या है ना, भाषा में हमारे परिवर्तित हो रहे हैं। चरण करने के लिए हमें जैसे सहज होगा उसी के आधार पर बोलते 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 धीरे धीरे वो परिवर्तित हो ही गए हैं। ऐसे, एक मिनट, लघुकरण, और एक कारण क्या है ना, लघुकरण प्रवृत्ति। मानव का प्रकृति क्या है ना, वो हर एक चीज को शॉर्टकट मारना चाहता है। हम कभी भी नहीं बोलते हैं कि आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो ना, हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम कभी नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, तो हम एमए कर रहे हैं, हम बीए पढ़ चुके हैं। ये जो चीजें बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ना, हम उसको छोटा बना देते हैं। छोटा बनाने की प्रवृत्ति को क्या बोल रहे हैं ना, लघुकरण प्रवृत्ति है, जिसमें से हम वो शब्द को, ध्वनियों को हम कम करते करते बोलते रहते हैं। जैसे आजकल हम लोग भी बोलने लगे हैं, क्या है, अपना डीपी सेट करो, ये सब नए नए शब्द आ रहे हैं ना, ये शब्द क्या हुआ है ना, ये सब हमारा लघुकरण हो गया है शब्दों का। नेक्स्ट क्या है, अनुकरण की अपूर्णता। भाषा हमें कैसे प्राप्त होती है ना, अनुकरण करके हमें भाषा की प्राप्ति होती है। तो अनुकरण करते करते जब वो ढंग से अनुकरण नहीं हो पाता है, उस प्रकार के शब्दों को हम बोलते हैं। ये उदाहरण के लिए आप बहुत बढ़िया सा उदाहरण ले सकते हो, आप और आपके ग्रैंड फादर जनरेशन के लोगों के लैंग्वेज को। सभी क्या है ऐसा नहीं है, मगर ये चीज बहुत देखने के लिए मिलता है। हम जब बोलते हैं इंग्लिश वर्ड को, जब उन लोगों ने, हमारे दादा दादी या गांव के दादा दादी बुजुर्ग लोग उच्चारण करते हैं, इंस्पेक्टर आ रहे हैं, तो उनको वो क्या बोलेंगे, इंस्पेक्टर आ रहे हैं। ये जो इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर हो गया है, हो गया है, वो क्या है, उन्होंने इंग्लिश बोलना है, वो आपको फॉलो कर रहे हैं मगर सही ढंग से वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज आप लोग भी अनुभव किए होंगे। इसको बोलते हैं अनुकरण के अपूर्णता। हाँ, ये दूसरा क्या है, मैं जो बता रही थी आप लोगों को इससे पहले, क्या है, लघुकरण प्रवृत्ति में एक बढ़िया सा उदाहरण आप ले सकते हो। आजकल लोग सब ब्रेकफास्ट कोई नहीं कर रहा है, लंच भी कोई नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ना, ब्रंच कर रहे हैं। ये ब्रंच का मतलब क्या है ना, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, इन दोनों को शॉर्ट करके उन्होंने ब्रंच बना लिए हैं। ये जो नया शब्द आया है, ये नया शब्द मतलब ध्वनियों का समूह आया है,
ये जो ध्वनि में शॉर्टकट हो गया है, ब्रेकफास्ट लंच, कितने सारे ध्वनि थे, उसको कम कर लिया है। ये लघुकरण प्रकृति का बेस्ट उदाहरण आप ले सकते हो। हाँ, अनुकरण अपूर्णता से, जैसे आप कोई भी वो इंग्लिश वर्ड लीजिए, कॉलेज जाते हैं बच्चे, मोबाइल देखते हैं, ये कॉलेज मोबाइल, ये जो शब्द आए हैं वो कैसे आए हैं? ये है अनुकरण की अपूर्णता। आपके दादा दादी गांव के या आसपास पड़ोस में कोई लोग ऐसे बोलते हैं या नहीं? वहां पर ये भी कारण हम बोल सकते हैं, और शिक्षा भी कहीं ना कहीं कारण है। वो इंग्लिश नहीं जानते हैं मगर लोगों से सुन के टाइम कितना हुआ, टाइम वर्ड को तो कुछ भी बना सकते हैं। टाइम कितना हुआ, टीम कितना हुआ, वो बताते हैं या नहीं? वो क्या क्रिकेट देख रहे हैं, ये सारी चीजें इनकी। चाहे उसको आप अनुकरण अपूर्णता के तौर पर ले सकते हो या हमारे अशिक्षा में दे सकते हो, मगर वो उसमें से ध्वनियों में परिवर्तन आता है, ध्वनि को परिवर्तन कर ही देता है। नेक्स्ट है शीघ्र भाषण। कुछ लोग होते हैं बहुत स्पीड बोलने की अभ्यास है उनको, वो बोलते बोलते कुछ ना कुछ ध्वनि को बीच में खा जाते हैं। उस प्रकार के उदाहरण को आप ले सकते हो। जैसे किसने, उसको बोलने के लिए आप लोगों को पंजाबी पता होगा तो आप जान सकते हो, उसमें यूज होने वाला शब्द है किन्ने, किन्ना। अभी उसको बोल देते हैं अभी, तभी। जैसे हम इंग्लिश को शीघ्र बोलने के लिए कर देते हैं डोंट, कांट, वोंट। ये जो जितने सारे शब्द ले रहे हैं वो शीघ्र भाषण का भी उदाहरण हो सकता है। और भावावेश, ये वाला पार्ट हम हमारे डे टू डे लाइफ में भी आप देखते हैं। कोई आपको श्रद्धा से हो, प्रेम से हो, भक्ति से हो, आप लोगों को बुलाते हैं, बुलाते बुलाते कैसे बुलाते रहे? आपको माता बुलाते बुलाते बुलाती है कि अरे बापू, बापा शब्द उड़िया में है मगर बापू, ये जो ऊ कार लगा दिया वो कहाँ से है? बापू, गेलू, सोना, ये जितने सारे शब्द आ रहे हैं। कोई किसी अपने बच्चे को श्रद्धा से या प्रीति से बुलाने के लिए धन बुलाते हैं, धनु बोल देते हैं, धनिया। ये जो शब्द में आ रहा है ये सारे हमारे भावावेश का उदाहरण है। ठीक है। काव्यात्मकता, काव्यों में ऐसे बहुत सारी चीजें देखा जाता है जिसमें शब्दों को अपने ह्रस्व दीर्घ प्लुत के साथ सेट करते करते किसी ध्वनियों में लंबा उच्चारण के लिए दे देते हैं या किसी को छोटा कर देते हैं। उस प्रकार के अंश को वो काव्यात्मकता देते हैं। कथा कथा में वो काव्यात्मक शैली में या संगीत शैली में वो उस चीज को उपस्थापन करते हैं। नेक्स्ट है बलाघात। बलाघात का उदाहरण हम कल हम लोगों ने लिए थे, किसी भी ध्वनि के ऊपर ज्यादा बल देना। उसका उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत है, अभ्यंतर को भीतर कर दिया। ये बहुत ज्यादा बल लग रहा था, उसको थोड़ा सरल बना लो, ऊपर को, ऊपरी को पर कर दिए। और भाषा में कृत्रिमता, कृत्रिमता आ जाने का कारण है क्या? कुछ लोगों का नेचर होता है वो अपने भाव को प्रकट करने के लिए कुछ डेकोरेटिंग करके बोलते बोलते वो शब्द ध्वनि परिवर्तित होता जाता है। जैसे भाई को भैया बना लिए हैं, भ्राता को प्राजी बना रहे हैं। प्राजी तो पंजाबी लैंग्वेज में हमेशा यूज होता ही रहता है। बेटो को बेटा, बाबू को बबुआ, उदाहरण हम ले रहे थे, ये सब कृत्रिम कर लेते हैं। और ब्राह्मण का उत्पत्ति, ये भी उसका एक आभ्यंतर कारण में आ जाएगा। भ्रमवश किसी ध्वनि को गलत उच्चारण करते 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 वो वही ले लेता है। उसका उदाहरण कुछ दिया है, जैसे कॉलेज को कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज को आर्ट कॉलेज करके बताते हैं। गोडाउन को
गोदाम बना देते हैं। उसका उदाहरण तो आपके पुस्तकों में है। और बाह्य कारण क्या है ना, भौगोलिक प्रभाव, जो बाहर से जितने सारे कारण ध्वनियों को परिवर्तित करते हैं, भौगोलिक प्रभाव है। उसी स्थान के, उनके लाइफस्टाइल से, उनके रहन सहन से और भौगोलिक स्थिति के कारण भाषा के ऊपर जो प्रभाव होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जो लोग पहाड़ी इलाके के लोग और हम समुद्री इलाके के लोगों में भाषा में जो अंतर आ रहा है, ये ध्वनियों में जो उच्चारणगत ध्वनियों में जो परिवर्तन आ रहा है, जैसे हम साउथ इंडियन का बोल रहे थे, वो उनके भाषा के प्रभाव के कारण से आ रहा है। सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक परिस्थिति भी कहीं कहीं कारण होता है। काल का प्रभाव मतलब समय, स्वाभाविक रूप से समय ने उसको परिवर्तन करता रहता है। मुंबई के स्थान पर मुंबई, कलिकता को कोलकाता, दिल्ली को दिल्ली, हम सब ने बना दिया है। यह समय प्रभाव से हो गया है। और लिपि दोष के कारण भी हमारा ध्वनि में परिवर्तन आ ही जाता है। फिर और है अन्य भाषाओं का प्रभाव। 5 में यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, वो है अन्य भाषाओं का प्रभाव। कोई एक भाषा दूसरे भाषा के ऊपर प्रभाव डालता है। जैसे हम हिंदी तरह से उड़िया भाषा भाषी लोग जब हिंदी का उच्चारण करते हैं, उसका उदाहरण हम ले रहे थे ना, हिंदी का हर एक शब्द हलंत में चलता है और हम उसको अकारांत बना लेते हैं। ये जो प्रभाव में ध्वनि में परिवर्तन आ रहा है, वो क्या है, अन्य भाषाओं का प्रभाव कारण। और कुछ सादृश्य भी कारण होता है। समान समान उच्चारण का ध्वनि का अंश रहेगा तो उसके प्रभाव से प्रभावित होते होते ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। इसी के साथ साथ हमारा ये ध्वनि परिवर्तन का अंश समाप्त हो रहा है। आपके मन में कोई प्रश्न या शंका या विचार है तो उपस्थापित कर सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ध्वनि नियम के तरफ। आप सभी के लिए अभी 1 मिनट का टाइम है। आप कोई विचार प्रस्तुत करना चाहते हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, मैं भी, आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, ध्वनि नियम। ये जो ध्वनि परिवर्तन होने का, ध्वनि का नियम क्या है, ठीक है। ये प्रास्ताविक अंश में भी वही चीज दिया गया है जो हमारा क्या है ना, शब्द का आधार ध्वनि है। ध्वनि विज्ञान में कई सारी चीजों के हमने चर्चा करते करते अभी आगे पहुंच गए हैं। हमारे ध्वनि का नियम क्या है। कहना है कि विभिन्न भाषाओं का अध्ययन से ये हम लोगों को ज्ञात होता है कि समय समय पर हमारे ध्वनियों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता ही रहता है।
ठीक है, ये परिवर्तन भाषा का परिवर्तनशीलता का कारण को दर्शाता है। कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो जिसका क्षेत्र बहुत सीमित है और कुछ का क्षेत्र बहुत व्यापक ही होता है। इन नियमों के कुछ विशेष सीमाएं भी हैं, उन सीमाओं के बारे में और ये ध्वनि नियम को चर्चा करने के लिए हम जब लेते हैं तो भाषा अध्ययन के यहाँ पर आप लोगों के लिए भी उपस्थापित किया गया है कि भाषा विज्ञान में किसी भाषा का अध्ययन उसके विविध शाखा शाखा सब क्या क्या है ना, ध्वनि विज्ञान है, रूप विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है, अर्थ विज्ञान है, उनके ऊपर किया जाता है। तो उसके नियमों को जानने से पहले हम और थोड़ा सा ध्वनि के बारे में स्पष्टता लेना चाहेंगे। क्या है ना, एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गया है कि ध्वनि मतलब क्या है ना, जो साउंड निकल रहा है। तो साउंड तो बहुत सारे निकल रहे हैं। साउंड देखा जाए तो पशु पक्षियों का साउंड है, हवा का भी साउंड है, बहुत सारे नेचुरल साउंड से होते हैं, तूफान का भी साउंड है, पेड़ पौधों का भी साउंड है। तो ये सारे साउंड क्या हमारे लिए ध्वनि है? इस चीज को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि नहीं, भाषा विज्ञान के दृष्टि में ये जितने सारे बोले हैं, जितने सारे ध्वनि, आवाज हो, नाद हो, गूंज हो, पक्षियों का शब्द हो, मेघ का गर्जन हो, पशुओं का आवाज हो, तूफान हो या वृक्षों का आवाज हो, ये सारे हमारे ध्वनि नहीं है। तो ध्वनि विज्ञान के दृष्टि में ध्वनि क्या है ना, ध्वनि जब तक कोई ध्वनि सार्थक पदों का या वाक्यों का निर्माण करने में सहयोग नहीं होगा, वो ध्वनि के नाम से नामित नहीं हो पाएगा। तो फिर ये क्या है ना, इसको हम शोर बता सकते हैं। इसको ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं, ध्वनियां जब सार्थक रूप में प्रयुक्त होते हैं तब वो भाषा विज्ञान के ध्वनियों के रूप में जानी जाती हैं। या दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं कि मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाले सारे ध्वनियां जब सार्थक पद का निर्माण करता है तब उसको हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये क्या है ना, ये हमारे ध्वनि के ये ध्वनि हो गए। तो ये ध्वनि नियम में क्या आ रहे हैं ना, ध्वनि के अर्थ, पद और वाक्य में हाँ, भाषा का ये जो 4 अंग को बताया गया है, ध्वनि, अर्थ, पद और वाक्य। ध्वनि नियम के परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है, किसी भाषा विशेष में, किसी काल विशेष में या कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत हुए विशेष प्रकार के ध्वनि के परिवर्तन को ध्वनि नियम कहते हैं। तो ध्वनि नियम हम किसको बोल रहे हैं ना, किसी भाषा विशेष में, किसी काल विशेष में या कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रकार के ध्वनियों में होने वाले परिवर्तन को बोलते हैं ध्वनि नियम। तो इसमें हम किन सारे विषयों के ऊपर बल दे रहे हैं? ध्वनि नियम का संबंध जो है वो किसी विशेष भाषा में ही होता है। दूसरा क्या है ना, ध्वनि नियम किसी काल विशेष से संबंधित होता है। तीसरा क्या है ना, ध्वनि नियम किन्हीं विशेष परिस्थितियों में होता है। चौथा क्या है ना, ध्वनि नियम कुछ विशेष ध्वनियों को प्रभावित करता रहते हैं। ये जो 4 चीजों को दिए हैं उसमें से जो
नियम है उनमें से हमारे मुख्य रूप से 5 नियम आते हैं। वो नियम क्या क्या है ना, एक है ग्रीम नियम, दूसरा है ग्रासमन नियम, तीसरा है वर्नर नियम, चौथा है तालव्य नियम, पांचवा है मूर्धन्य नियम। यहाँ पर ग्रीम नियम क्या है, ये जो 5 नियम लिए हैं उनमें से ग्रीम, ग्रासमन और वर्नर, ये जो 3 नियमों को लिए हैं ये भारतीय भाषाओं के साथ संबंधित है। इन नियम और नेक्स्ट जो 2 आ रहे हैं वो मुख्य रूप से हमारे भारतीय भाषाओं के, ये संस्कृत के साथ संबंधित करने वाले अंश के साथ ही है। ये ग्रीम नियम क्या है ना, ध्वनि नियम से सबसे प्रसिद्ध नियम है। इसको ग्रीम नियम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भाषा वैज्ञानिक आर्टू ग्रीम ने इस नियम को नियम के बारे में पहले ही वर्णन किया था। वो उनका समय क्या था 92, जो आपके किताबों में है, और इस नियम को मैक्स मुलर ने ही ध्वनि नियम को ग्रीम नियम का नाम ही दिए थे। इस नियम को 2 भाग में परिवर्तित किया जाता है, एक है प्रथम वर्ण परिवर्तन और दूसरा क्या है, दूसरा है द्वितीय वर्ण परिवर्तन। सब लगभग वही प्राचीन भाषाओं के अध्ययन के लिए ही उन लोगों ने किए थे, जैसे जर्मन, अंग्रेजी और डच आदि भाषाओं के ऊपर ही उन्होंने अध्ययन किया था, और संस्कृत का, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा के मूल ध्वनि के ऊपर उन्होंने ध्यान देते हुए बोले थे। ये जो प्रथम वर्ण परिवर्तन नियम है, ये वर्ण परिवर्तन का उसके ऊपर बल देता है, जैसे कि हमारा जो प्रथम वर्ण है इसका, इस प्रथम वर्ण परिवर्तन का जो, एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लूं फिर हम चर्चा करेंगे। हाँ, इस प्रथम वर्ण परिवर्तन में क्या है ना, हमारे जो मूल भारतीय भाषा है उनमें से किन अक्षरों का परिवर्तन किस दूसरे भाषा में कैसे हो रहा है उसी के ऊपर ही बल दिया गया है। जैसे कि जो हमारे संस्कृत का क को जब उपयोग हमारे संस्कृत में हम कैसे करते हैं ना, वो कह करके उच्चारण कर रहे हैं, उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं या वो ध्वनि में परिवर्तन किए हैं, वो क्या हो गया है ना, हु, हा या WH उसके लिए परिवर्तित किए हैं। ऐसे ही त को उन लोगों ने फिर उसमें भी परिवर्तन आया है, त को क्या किए हैं ना, TH थ के रूप में ही वर्णन किए हैं। जैसे कि हम लोगों ने बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं त्रि, त्रि को आंग्ल भाषा में हम कैसे उच्चारण करते हैं ना, थ्री।
यहाँ पर था, ध्वनि को हमने क्या किया है ना, टीएच में ही कन्वर्ट कर दिया है। जैसे ही तनु, तनु को हमने इंग्लिश में क्या बोले ना, थीन। यहाँ पर को तो उन्होंने टीएच में ही लिया है। तृण, तृण को थ्रोन। पितर, ये उदाहरण है। प को जब हम फ बना देते हैं, पितृ शब्द में जो पितर होता है, पितृ, पितृ में उसको हमने क्या किया है ना, फादर। ये प को फ बना दिया है। नेक्स्ट है पाद को फुट। ऐसे ही घ को ग बना लेना है। घ मतलब क्या है, घ या ह, उसको हम जब वो बना देते हैं, ग बनाते हैं उसको हंस। हंस को क्या बोलते हैं ना, गोश उच्चारण करते हैं। वैसे ही दुहितृ शब्द को डटर बोलते हैं। ध को द बना लेना है। जैसे विधवा, विधवा शब्द में जो ध है उसको विडो बना लेना है। धीति, धीति में डिड। वैसे ही भ को ब बना लेना है। भ को ब बनाते हैं मतलब क्या करते हैं ना, भ्रातर को ब्रदर बनाते हैं। इसका कई सारे उदाहरण आपके पुस्तकों में भी प्रस्तुत है। और भू को भी बी बना देते हैं। भ को भू बी। भू बी में क्या है ना, भू में भ है और उसको हमने इंग्लिश में क्या बनाया है ना, बी बनाए हैं। ये जो ध्वनियों के परिवर्तन हुए हैं। नेक्स्ट है ग को क बना देना है। गो, इसका उदाहरण हम लोगों ने पहले लिए थे, क्या है ना, गो को काव किए हैं। युग को युग बोले हैं। द को त बना लेना है। दसन को टेन जब बोलते हैं या तेन बोलते हैं। टी, टी को साउंड के साथ ही जोड़ते हैं। दो को टू के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या हुआ है ना, द को त या ट। हमारे उड़िया प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम उसको ट बोल सकते हैं या त। ट त दोनों का ही उच्चारण आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही ब को प बना लेना है। लब को उन्होंने लिप बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है ना, यहाँ पर लब में प था। वो लब शब्द को आप जानते हो ना, फारसी में बोलते हैं ना, लफ्जों में लब। कई सारे गानों में आप लोग सुने होंगे लफ्ज। लफ्ज जो यूज कर रहे हैं, लब, ब, उस ब को इंग्लिश में हमने क्या किया है ना, लिप बोल रहे हैं। प को ही कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे ही द्वितीय वर्ण परिवर्तन। द्वितीय वर्ण परिवर्तन क्या है, उसका उदाहरण आप ले सकते हो द्वितीय वर्ण परिवर्तन का। इसका भी कई सारे उदाहरण दिए हैं, मगर वो सारे इंग्लिश से जर्मन वर्ड का है। जैसे बुक को बुच बोलते हैं। इंग्लिश में क को ख कर लेना है, या सी एच। च या ख, बुच। कुक को कुछ, आउट को आउस, फुट को फुश, टेन को जेन, आपको उफ, एप्पल को एप्पल। यहाँ पर क्या हुआ है ना, प को एफ में प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो ध्वनि में परिवर्तित कर रहे हैं। नेक्स्ट है एच। को गस्ट, ट्री को ड्राई। इसके लिए संस्कृत का उदाहरण भी हमारे किताबों में भी है। बोधती, दभ, धधामी। ये जो परिवर्तन हुए हैं उसको बोलते हैं क्या है ना, हमारा ग्रीमनियम। नेक्स्ट है ग्रासमैनियम। ये हेरमन ग्रासमैन के
नाम के जो जर्मन विद्वान थे, उन्हीं से लिया हुआ है। उनका ही ये उदाहरण जो हमने चर्चा किए थे क्या है ना, बोधति, दभ, दधामी, ये सारे हमारे ग्रासमैन का है। ये सारी चीजें आप लोगों को उच्चारण को थोड़ा थोड़ा इससे पढ़ सकते हो। जो बर्नर का नियम है, ऐसे ही लेटर में जो ध्वनि में जो भी परिवर्तन आए हैं उसी का उदाहरण दिए हैं। और ये जो नेक्स्ट आ रहे हैं कहाँ पर ना, हमारे तालव्य नियम में। इसमें भी वही जो ध्वनियों में परिवर्तन लिया गया है, ए को अ, ई को अ में कई जगहों पर जो उच्चारण में हमारा भिन्नता आ रही है, इससे पहले हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे। और नीति को अनिमस, अहम को ईगो। यहाँ पर क्या है ना, ये जो अ था उसको ई लिए हैं या ई को अ में लिए हैं, जो भी रहेगा। भरामी, ददर्श, अष्टौ, अस्थि, ये सारे शब्दों का उच्चारण के ऊपर दिया है तालव्य नियम में। भारतीय भाषाओं का ही वर्गीकरण ज्यादा से इसमें किया गया है। शुद्ध कंठ, कंठस्थ, कंठ तालव्य, ये करके ध्वनि में जो परिवर्तन आ रहा है, क को च बना लेते हैं, च, ग को ज बना लेते हैं। जीत को क्वित, जानू को जेनु करके उच्चारण, युगम को जुगम करके उच्चारण कर रहे हैं। वो सारी चीजें इसी में ही आ रहे हैं। नेक्स्ट है मूर्धन्य नियम। मूर्धन्य नियम में क्या है ना, मूल भाषा में र ल के बाद त वर्ग होता है तो उसमें ट वर्ग हो जाता है। कृत को कट, यहाँ पर कृत में क्या था ना, र के बाद हमारा त था, उसको हमने क्या जो ध्वनि में क्या परिवर्तन आ गया है ना, ट हो गया है, कट हो गया है। विकृत, विकृत में र के बाद त है तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा ना, विकट हो जाएगा। संकृत, संकट हो गया है। वैसे ही और एक नियम है जो मूल भाषा में रूकार है और वह हट है, तो वो परिवर्तन होके अकार हो जाता है, जैसे कि अवर को अवट, फिर रुद्ध को पठती को पठती। ऐसे जो परिवर्तन हुए हैं उसको हम मूर्धन्य परिवर्तन में लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ध्वनि नियम हैं, जैसे अवेस्ता नियम है, ग्रीक नियम है, लैटिन नियम है और प्राकृत नियम है। वो सारे फरासी नियम है, उसके भी बहुत सारे उदाहरण हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मगर शायद हाँ, ये सब हमारा जो अवेस्ता नियम है, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन, प्राकृत, ये सारे नियम को भी आप लोग थोड़ा थोड़ा जान सकते हो। वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी नियम को कैसे ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है उसका नियम को जानने के लिए भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। इसी के साथ ही आप लोगों का आज का ये ध्वनि विज्ञान ब्लॉक को ही कंप्लीट कर रहे हैं। ये यूनिट इतना बड़ा था कि उसको एक क्लास में नहीं कर सकते थे, मगर ये 2 दिन में थोड़ा सा
हो रहा है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। कल का कुछ डाउट है या आज कुछ आपके मन में शंका है तो आप डिस्कशन कर सकते हो। चलो अपना विचार करो। फिर उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी अवस्था नियम के बारे में भी बता देती हूँ। कैसे कैसे लेटर में चेंज हो जाता है। स को ह बना देते हैं। हम जो भरसी बोलते हैं स उसको, वही चीज हमारा अवस्था लैंग्वेज में जब आता है वो बर ही हो जाता है। असुर को अहुर, श को ह बना देते हैं। भवती, भ को भवइति। यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है ना, भ को ब बना दिए हैं। साथ साथ ब में जो ई, ब ती में ईकार था उसको डबल करके उससे पहले ले लिए हैं इति। वैसे ही भरंती, बर इंती। भरंती में क्या है ना, फ को ब कर लिया है और र के बाद और एक ई जो बाद में था भरंती त में ईकार था उसको उन्होंने और एक ईकार के रूप में ले लिए हैं। जैसे ही क को ख ध्वनि में उच्चारण करना है। क्रतुहु, खतुस, सत्य। यहाँ पर त को थ के जैसे उच्चारण करना है। सत्य को हैथ्यो उच्चारण करते हैं। हैथ्यो में क्या हुआ है ना, स को तो ह में ले लिए हैं, त को थ में ले लिए हैं। प्रोक्त, प्राओक्तो, एति, एति। जैसे ही ग्रीक का भी कई सारे मूल भारतीय भाषा के ध्वनियों में ग्रीक में भी कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि दो स्वर के माध्यम से मध्य में जो स को ह का और द्वितीय वर्ग के चतुर्थ वर्ण को द्वितीय वर्ण में परिवर्तन कर लेते हैं। भ को फ, ध को थ। जैसे भ को फ करने का उदाहरण क्या है, भरामी, फेरो। भ को फिर फ का है, नभस, नफुस, भ्रातर, फ्रैटर या फ्रैतर। ध को थ में मधु, मेथु। जानू, गोनू। वैसे ही लैटिन भाषा में क्या परिवर्तन होता है ना, भारतीय भाषाओं के जो मूल ध्वनि है उसमें लैटिन में जो परिवर्तन आते हैं, दो स्वर, दो स्वरों को बीच स को रकार कर लेते हैं। और क्या है ना, वर्ग के जो चतुर्थ वर्ण है उसको द्वितीय वर्ण या तृतीय वर्ण के रूप में उच्चारण करना है। जैसे कि भ, भ को फ नहीं तो ब। हमारा उस वर्ग में वर्ण क्या क्या है ना, प फ ब भ। तो वहां पर भ जो चतुर्थ वर्ण था उसको द्वितीय वर्ण फ नहीं तो ब, तृतीय वर्ण ब के रूप में वो परिवर्तित कर लेते हैं। भ को फ में उच्चारण करना है भरती, भरती को फेरो, भवती। ख को ब करना है नभस, नेवुल। भ को ब करना है तुभ्यम, तिवी या तिवी। यहाँ पर क्या हुआ है ना, जो तुभ्यम में भ था उस भ को ब कर लिए हैं। धूमः,
थमस। प्राकृत नियम क्या है ना, हमारे ये दो भाषा जो संस्कृत और प्राकृत भाषा, उन दोनों के बीच में ही कंपैरिजन करके लिया गया है। संस्कृत के कई सारे ध्वनियों को प्राकृत भाषा में परिवर्तन करते हैं, जैसे कि क्या है ना, मध्य गत क त प, समझ में है। क वर्ग के प्रथम वर्ण है, क वर्ग के प्रथम वर्ण, त वर्ग के प्रथम वर्ण, प वर्ग के प्रथम वर्ण। ये जो क त प है उसको उन्होंने क्या यूज कर रहे हैं ना, तृतीय वर्ण में ही वह कन्वर्ट कर लेते हैं। क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है ना, ग है। क को ग में उच्चारण करना है, त को त था द, त को द में कन्वर्ट करना है, वैसे ही प को प फ ब में कन्वर्ट कर लेना है। उस प्रकार का उच्चारण होता है। और साथ साथ और भी कई सारे नियम है। दूसरा क्या है ना, ये हमारे लिए थोड़ा सा प्राकृत को जानना जरूरी है। संस्कृत शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहां पर आपको, ये जितने सारे नाटक ग्रंथ आप देखोगे, हर एक नाटक ग्रंथ में आपको ये चीज मिलेगा ही मिलेगा, प्राकृत तो जरूर मिलेगा। इसलिए उसमें होने वाला छोटा छोटा जो परिवर्तन है वो आपको जानना जरूरी है। दूसरा क्या है, ख थ फ, पहले क्या लिए थे क त प, मतलब जो वर्ग के प्रथम वर्ण, वो बदल जाता था वर्ग के तृतीय वर्ण को। अभी दूसरा नियम क्या है ना, जो वर्ग के द्वितीय वर्ण है, ख थ फ, ये तीन वर्णों को हमने बदल लेते हैं। कहाँ पर बदलेगा ना, ऑब्वियसली ये तृतीय को जा रहा है तो द्वितीय वर्ण चतुर्थ को चला जाएगा। चतुर्थ में क्या होगा ना, घ ध भ। ओके, नेक्स्ट क्या है ना, और एक है ट ठ, जो है उसको ड ढ में बदल देता है और प को ब में बदल देता है। उसका थोड़ा सा उदाहरण हम देखते हैं। त को द में बदलना, अतिथि, पहले हमने बताया है क्या है ना, ये जो प्राकृत में मध्य में रहने वाले ये सारे वर्ण जो बीच में रहते हैं, तो अतिथि शब्द में जो उच्चारण करते हैं, तो कहाँ पर है ना, मध्य वर्ण है। तो ये मध्य वर्ण को हम क्या करते हैं ना, अदिधि का दो। नेक्स्ट है आगतः, तम आगदो, विसर्ग है बाद में, पहले त ध्वनि है तो त ध्वनि को क्या कर दिया है, नागदो। ख को ह बनाना है, मुख, मुह, मुह, ये ह आके हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो संस्कृत भाषा में मुख, प्राकृत भाषा में मुह, और हमारे उड़िया भाषा तक पहुंचते पहुंचते वो क्या हो गया है ना, मुंह, अनुस्वार का ही आड़ हो गया होगा, इसलिए मुंह बन गया है। नेक्स्ट है ट का ड हो गया है, कुटुंब। तो यहाँ पर क्या बदलाव आया होगा ना, बीच में जो ट है टू, वो ड बन गया होगा, कुडुम्ब। पठन, ठ, ठ का क्या होगा ना, ढ हो जाएगा। ढ होगा तो यहाँ पर क्या है ना, पढ़ना। दीपाली, प का दिवाली। ये वर्ड तो हमारे हिंदी में भी अभी भी यूज हो रहा है, मगर इसका मूल ध्वनि क्या है ना, दीपाली। घ का ह होना, मेघ, मेघ को मेघ। ध का ह, बधू, बहू, जिसको हम उड़िया में क्या बोलते हैं ना, बहू। ब के पहले से और एक ओकार को हम लोगों ने ले लिया है, बहू। श को स बनाना है, तालव्य उच्चारण स को दंत्य वर्ण बनाना है, वहां पर अशेष, उसको अशेष। दोनों स को हमने दंत्य स में परिवर्तित कर लेते हैं। मूर्धन्य श को ह में उच्चारण करना है, पाषाण। इसका उदाहरण मैं कल भी आप लोगों को दी थी। ये क्या है, पाषाण, पाषाण को क्या बोलते हैं ना, पहाड़। और फरासी नियम, संस्कृत और फरासी, उन दोनों के बीच में भी कुछ कुछ अध्ययन किया गया है, जिनमें से क्या है ना, स को
दंत्य सकार स को ह में उच्चारण करना है और ज को ज में उच्चारण करना है। ये उच्चारण कैसे हुआ? स का ह में सिंधु, हिंद। यहाँ पर जो स था सिंध, सिंधुरे में सी में स का ह हो गया है हिंदू। नेक्स्ट है सप्त, स का ह हो जाएगा सप्त हप्त। और ज का ज जानू, जानू। ये उच्चारण आप लोगों को कब्जा, जो हिंदी में हम कब्जे में ले लेना, कब्जा कर लेना, वहां पर जो जौ यूज होता है, जौ के नीचे एक बिंदी लगता है, वो वाला उच्चारण है जानू में। ठीक है, जानू में नहीं, जानू को जानू बनाते हैं, वहां पर है। नेक्स्ट है जात ह, जाद ह। स को ह बनाने में सम, सम को हम। और भ को ब बनाने में उदाहरण है नास्ति नाभूत। ये यूज तो हम लोग हमारे शास्त्रों में बहुत बार देखते हैं। नास्ति नाभूत ना भविष्यति, उसी से लिया है नास्ति नाभूत। वो क्या होगा? ना नास्ति ना बुद्ध। ये तो कई सारे उदाहरण मैं आप लोगों को देती हूँ, वैसे ही उदाहरण आप लोगों को कलेक्शन करना है और अपने विषयों को अच्छे से क्लियर होना है। और ये सारे जानने के लिए आज भी वही बोलूंगी, आप कपिल देव द्विवेदी जी के पुस्तकों को या भोलानाथ तिवारी जी के किताबों को भी आप फॉलो कर सकते हो। उसमें से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उदाहरण मिले हैं। हाँ, श्यामा प्रसाद जी की किताबों में भी खूब अंश है। ठीक ना? और ये हम चर्चा करते करते बीच में आने वाले सारे प्रश्नों को भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को हाईलाइट की हूँ। उसमें से आपको भी कई सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कहीं नहीं आता है तो मुझे पूछिए, मैं आपको बता सकती हूँ। आज है तो आज पूछिए, नहीं तो कल भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है? और कल हमारे विचार का विषय, कल मतलब सोमवार को हमारा विचार का विषय रहेगा क्या है? पद विज्ञान, मॉर्फोलॉजी। आप व्याकरण में भी पढ़े होंगे। पद विज्ञान, तिङन्तं पदम। ठीक ना? पद के जी बारे में मैम। थोड़ा कुछ बता सकते हो? पढ़े हो सुतिंग? हाँ, आप लोगों ने तो ये संज्ञा प्रकरण पढ़े हो ना? सुप्तिङन्तं पदम, सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात्। कहीं कुछ डाउट है? जी मैम। नहीं है? आप आज का टॉपिक मैम, कुछ अच्छा लगा, नया लगा? हेलो मैम, हेलो हाँ। मैम, एक शंका थी कि आजकल आज के ज़माने में जैसे इंग्लिश एक कम्युनिकेशन भाषा बन चुकी है, तो आपने बताया कि सब भाषा संस्कृत से बनकर हुई है। तो एक ज़माने में संस्कृत ही पूरा विश्व में कम्युनिकेशन भाषा थी क्या? समग्र विश्व में संस्कृत कम्युनिकेटिंग भाषा थी ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो एक चीज है, संस्कृत भाषा जो है उसके साथ संबंध रखने वाला भाषा जितने सारे हैं, उससे उत्पत्ति होने वाली भाषा है, उनके उनके परिवार की जो भाषा है, हम उनको बोल सकते हैं कि वो एक जैसे दिख रहे हैं, तो हम उसको देख के बोल सकते हैं कि ये हमारे संस्कृत परिवार के होंगे। मगर जैसे ग्रीक लैंग्वेज है और जो लैटिन लैंग्वेज है, वो तो बहुत पुरानी भाषाएं भी तो थी ना।
उसके साथ तो संस्कृत को इतना सारा, हाँ कुछ अंश मिल रहा है, जैसे हम ध्वनियों में थोड़ा सा चर्चा किए तो ध्वनियों में मिल रहा है, मगर उसी के आधार पर हम नहीं बोल सकते हैं कि नहीं वहां पर भी समग्र विश्व में ही संस्कृत ही कथित भाषा के रूप में थी करके नहीं हो सकता है, उसकी प्रामाणिकता चाहिए। एक उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं, हम एक गांव में रहने वाले सारे लोग एक परिवार के होते हैं क्या? बोलने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ बहुत जमाने पहले हो सकता है, मगर उसकी प्रामाणिकता कहाँ है? एक जैसे दिखना चाहिए, एक प्रकार की लाइफस्टाइल होना चाहिए, वो चीज तो नहीं होता है ना। इसीलिए भाषा बिल्कुल ऐसा ही चीज है। इसी को बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि विश्व के बोलने वाली भाषा होगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे हाँ भाषाओं के बीच में कुछ संबंध रहता है, मगर वही भाषा है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। मैम कुछ ही चीजों पर गौर किया जाए तो देख सकते हैं कि चुक्ति, शिलालेख और हमारे वेद में भी लिखा गया है अफगानिस्तान के बारे में। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वहां पर भी संस्कृत भाषा का प्रचलन हो सकता है। अफगानिस्तान जो भारत से कितना दूर है, अखंड भारत जो बोलते हैं, तो ये सारे एरिया तो उसी के अंदर ही आ जाते हैं। जो ग्रंथों में वर्णन किया गया है, जवन देश वर्णन किया गया है, वो जवन देश क्या है? उसी सिंधु एरिया को ही बताया जाता है ना। वो तो अखंड भारत का अंश विशेष है, मगर वही उतने को देख के हम लोग पूरे विश्व को यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सारे महादेशों को मिला के तो नहीं बोल सकते है ना। लैंग्वेज में सिमिलरिटी आ रही है। जैसे संस्कृत से उत्पन्न होने वाली भाषा हमारे द्रविडियन लैंग्वेज भी नहीं है। एक ही देश में चलने वाले हमारे भारत में जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, क्या क्या है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविडियन लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज भी संस्कृत भाषा से उत्पत्ति नहीं हुई है। इसका मूल भाषा तमिल है, और ये जो तमिल भाषा है वो संस्कृत के बराबर की भाषा है। जब इतने डिस्टेंस में हमारी संस्कृत भाषा वहां तक नहीं पहुंची थी, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के लिए हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उसके लिए तो प्रामाणिकता चाहिए। और अभी तक जितने सारे, हाँ आगे मिल नहीं जाएगा ऐसा भी मैं नहीं बोल सकती। जब तक वो अध्ययन में नहीं आया है तो हम उसको ऐसे ही नहीं बोल सकते। प्रमाण का आधार करके हमें चलना पड़ेगा। और इस प्रमाण के आधार पर अभी तक जितने अध्ययन हुए हैं हमारे क्लासिकल लैंग्वेज के श्रेणी में, ग्रीक लैंग्वेज को, लैटिन लैंग्वेज को और हमारा संस्कृत को, इन सारे भाषाओं को लिया जाता है, प्राचीन शास्त्रीय भाषा के रूप में ही लिया जाता है। हाँ, एक भाषा दूसरे भाषा के साथ रिलेटेड है, ये चीज हम बोल सकते हैं। मतलब मैम जो हम एक दूसरे से जो संबंध बना रहे हैं, जो पूरा काल से बनकर आ रहा है, वो संबंध से ही जो हमारी बातचीत से ही, जैसे हमारी उड़िया भाषा में भी कुछ आरविक भाषा का एंट्री हुआ है, उसी तरह ही हमारा संस्कृत भाषा का भी उस भाषा में कुछ प्रवेश हो चुका है। क्या इस तरह है? एक भाषा, एक चीज हम लोगों ने अभी भी चर्चा की है ना, भाषा स्वतः परिवर्तनशील है। भाषा में परिवर्तन आई है तो किसी ने, भाषा विशेषज्ञ ने उस समय पर बैठ के परिवर्तन कर दिया, ऐसा नहीं है। ऑटो प्रोसेस में, मैं एक एग्जांपल आपके लिए दे रही थी ना, ये एक बढ़िया सा गेम है। आप अपने अपने एरिया में या अपने दोस्तों के साथ इसको खेल सकते हो। एक को जो चीज बताओगे, 15 लोग तक उसी मैसेज को आप डिस्पैच करते जाओ। जब 15th पर्सन के पास वो मैसेज पहुंचेगा ना, वो अपना स्वरूप को बदल लेगा। मतलब मैं ये जो बोल रही हूँ ना, ये एक्सपेरिमेंटेड चीज बोल रही हूँ, मैं क्लास में बच्चों को कराती हूँ।
तो जब वो 15 लोगों का सीरियल बना के आप खड़ा कर दीजिए, एक मैसेज यहाँ पर नंबर 1 पर्सन को दीजिए, 15th पर्सन में जाके उसी मैसेज को आप सुनोगे, वो एकदम से स्वरूप परिवर्तन कर लेता है। ये जो परिवर्तन आया है कहाँ से आया है? नहीं, ये है परिवर्तन उनके। आप यहाँ पर बता सकते हो कि उनके विचार, उनके स्मृति शक्ति कुछ भी हो, मगर ये परिवर्तनशीलता एक नेचुरल है। और लैंग्वेज में जब ये 15% में परिवर्तित हो जाता है तो कितने युग से भाषा आ रही है। इसीलिए भाषा आपस में थोड़ा थोड़ा तो मिलता जुलता रहे। इसका भी बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, जो मध्य उड़ीसा के लोग जो भाषा को बोलते हैं, वही भाषा बॉर्डर के लोग नहीं बोलते हैं। बॉर्डर के हर एक स्टेट का बॉर्डर के लोग दो लैंग्वेज को मिक्स करके एक लैंग्वेज को बोलते हैं। आप दक्षिण उड़ीसा को देखिए, वहां पर तेलुगु भाषा का प्रभाव होगा। पश्चिम उड़ीसा को देखिए, इंग्लिश भोजपुरी वो लैंग्वेज का प्रभाव रहेगा। नॉर्थ उड़ीसा को देखिए, वहां पर बंगाली लैंग्वेज का प्रभाव रहेगा। वो जो प्रभाव से प्रभावित होते रहते हैं, उसी से जैसे परिवर्तन आज के युग में हो रहा है। आजकल तो सारी चीजें हमारे रिकॉर्डेड हो गए हैं, लिखित रूप में आ चुका है। आने के बावजूद भी भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ समय पर तो कुछ नहीं था पुराने जमाने में। इसलिए जो आपस में बॉर्डर के लोग थोड़ा थोड़ा प्रभावित होते 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 भाषा को कुछ प्रभावित हुए होंगे। आपसी रिलेशन, ऐसे ध्वनिगत रिलेशन कुछ उनके बीच में रहा होगा, मगर यही भाषा उसके वहां पर यूज होता था, ये नहीं बोल सकते। आपको आज का विषय कुछ इंटरेस्टिंग लगा? बहुत मैम। कुछ समझ में आया या? जी मैम, क्लास समझ में आया। समझ में आया। चलिए, एक्चुअली भाषा विज्ञान जो विषय है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको पढ़ो, आपको अपने लैंग्वेज के प्रति श्रद्धा स्वतः आ जाएगी, और भाषाओं को, कई सारे भाषाओं को जानने की मौका आपको मिलेगा। और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और सोमवार को, सोमवार का टॉपिक तो और अच्छा रहेगा, हमारा जो मॉर्फोलॉजी। मैम जैसे कि आपने कहा कि 1 से लेकर 15 तक आते आते वो शब्द बदल जाता है, तो वही उसी प्रकार का आपने जो बोला कि जो भाषा सिमिलैरिटी है हमारे यहाँ संस्कृत में, जैसे कि आपने कुछ उदाहरण दिए थे। हमारे यहाँ चरित्र कहते हैं, तो इंग्लिश में उसे कैरेक्टर कहते हैं, वही चरित्र को ही कहते हैं। परंतु हर एक भाषा के जैसे कि हर एक लैंग्वेज के कुछ परिवर्तन हो सकते हैं क्या अर्थ में। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू को कहते हैं, सिंधु से हिंदू आ गए, जो एक स्थानीय अधिवासी को कहते थे, परंतु वो बाद में चलते चलते एक धर्म के हिंदू कहा गया। तो आपने अभी तक जैसे उदाहरण दिए थे, वो अभी तक वो उदाहरण में आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, ये वाद्य है या नहीं? परिवर्तन हुआ है ना। सुनो, ये जो शब्द और अर्थ का संबंध है ना, ये हमारा कल के विषय में आ जाएगा। शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है, वो संबंध को किसने बनाया है? मैं शुरू में आपको प्रास्ताविक में भी वही चीज आज बताने की कोशिश कर रही थी। ये जो आम है, मैं ये जो दो ध्वनि निकाली हूँ, मिलाता हुआ ध्वनि आम, उसमें से ये शब्द को सुनते ही आपके मन में किसका विचार आ रहा है? आपने क्या समझा? मैंगो को समझा? जी मैम। बनाना को क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो हमारे पुराने काल से चले आ रहे, हमको हाँ, बताया गया कि ये आम है। इसी ध्वनि को उस संकेत के साथ जोड़ दिया गया है, वो चलती आ रही है। वो पहले आम था क्या? नहीं था, वो आम्र था। आम्र से बदलते बदलते आम तक पहुंच गए हैं। उड़िया में देखेंगे तो आंब तक पहुंच गए हैं।
आम से मोम के साथ ब भी मिल गया है, मगर अर्थ उसी को ही वो उपस्थापित कर ही रहा है। चलो ठीक है, आप लोगों के साथ चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। आप सब जिज्ञासु हैं और विषय भी अच्छा है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करो और डेप्थ लर्निंग के लिए आप भाषा विज्ञान वाला किताब जो कपिल देव द्विवेदी हो या भोलानाथ तिवारी का किताब भी अच्छा है, मगर उसमें करेंट चीज कम आ रहा है, बहुत अच्छा है, उसको पढ़ के भी आप क्लियर हो सकते हो। जी मैम। ओके, तो फिर यहीं पर कक्षा को समाप्त करते हैं। जी मैम। ओके, थैंक यू अल्लाह।